सभी दर्शकों को ऋषिपाल दुल का नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं हमारे साथी रणवीर सिंह एडवोकेट। आज इनसे पूछेंगे, हिंदुस्तान में कई स्टेटों में जैसे महाराष्ट्र का मामला हो या उत्तर प्रदेश का हो, बिल्कुल जंगल राज हो रहा है। कुछ ऐसे खूंखार हैं गैंगस्टर जो मजिस्ट्रेट भी उनका केस नहीं लेते, न उनका कोई वकील खड़ा होता, वो अपनी मर्जी का सिक्का चलाते हैं। तो इस पूरी जानकारी हमारे को देंगे रणवीर सिंह भाई साहब। तोरा दूर आपका स्वागत है जी। आपका और आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद। रणवीर जी, अभी फ़िलहाल की ताज़ा करंट की बात करेंगे हम जी। उत्तर प्रदेश की। जी। जैसे अतीक अहमद जी। हमने सुना कि उसका कोई केस नहीं लेता था मजिस्ट्रेट। आपने पता है कोर्ट का क्या नियम होता है क्या नहीं, हमने तो इतनी जानकारी नहीं। देखिए, तो ऐसा है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। हाँ, ठीक है। इस देश में संविधान का राज है। लाखों नौजवानों ने, भारतवासियों ने विभिन्न प्रांतों के जो थे पूरे देश के हमारे कुर्बानियाँ दी और देश को आज़ाद करवाया और एक खूबसूरत संविधान हमें मिला। और ये देश किसी गुंडे मवाली की वजह से नहीं चलता। ये देश संविधान के अनुसार ही ये देश चलता है, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई अतीक अहमद का कोई केस नहीं लेता तो मुझे लगता है कि वो जेल में नहीं होता। वो नहीं, उस पर 100 मुकदमे हैं, केस तो हैं इसके ऊपर, काफ़ी मुकदमे उसके। ये बात सही है से। वो उसके ऊपर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाँ जी, केस उस पे है और मुकदमे हैं। कि ऐसा नहीं कि कोई जज उसका केस ही नहीं लेगा, क्योंकि अब कोर्ट में उसके खिलाफ, पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए और अदालतों में उसके केस गए, उसकी सजा भी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। और उसी के तहत वो उन लोगों में से, भारत के जो राजनीतिक काफ़ी ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो बाहुबली टाइप के, अतीक अहमद उनमें भी से एक था कि वो विधायक और सांसद रहते हुए भी जेल में रहा है। वो बहुत लंबे समय तक जेल में रहा। अगर कोई जज डरता तो अब वो जेल में नहीं होता। हो सकता है कि अपवाद है, कोई किसी को धमकी उसने दे दी हो, मेरे संज्ञान में तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय अदालतें किसी से नहीं डरती। वो कानून का शासन है, कानून के शासन के अधीन ही ये देश चलेगा। ये तो भाई साहब योगी जी भी कह रहे हैं, आज जो क्षेत्रीय पार्टी है वो इन गुंडे मवालियों को पढ़ती है। देखिए, ये राजनीतिक बहस हो जाएगी मेरे ख्याल में। योगी जी क्या कहते हैं, अब भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है। हाँ जी, हाँ जी। और पिछले दिनों आपने देखा होगा, आप खुद भी इस खेल से जुड़े रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह, हाँ जी, जो खुलेआम ये कहता है कि मैंने किसी फलाने आदमी का मैंने कत्ल किया था, उसकी पीठ में मैंने राइफल से गोली मारी। आज वो बीजेपी का सांसद है। अब योगी जी की पार्टी में कोई चला जाए तो योगी जी तो फिर वो गंगा उनकी अपनी है, वो गंगा जल का छींटा देंगे और वो आदमी पाक और पवित्र हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि गुंडे मवाली बदमाश, आज परिस्थितियां ये हैं कि कहीं ना कहीं हर पार्टी में कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन समर्थ को नहीं दोष घुसाई। अब योगी जी यूपी में सत्ता में है, शासन में है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाना, बहुत आदमी ऐसा है कि भाई उनकी पार्टी में ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी में कोई गुंडा बदमाश नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियां ही नहीं उनको पोषित करती, राष्ट्रीय पार्टी भी पोषित करती है और भारतीय जनता। जी, मैं फिर दोबारा कहूँ, क्या क्षेत्रीय पार्टी वाकई में इन बदमाशों को पढ़ती कि नहीं पढ़ती? मैं तो ये जानकारी, ये ऋषिपाल जी कोई पैमाना नहीं है कि क्षेत्रीय पार्टियां ही बदमाशों का पोषण करती हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं योगी जी और उत्तर प्रदेश, क्योंकि दुनिया का अगर देश आबादी के हिसाब से देखा जाए तो शायद विश्व के 6-7 देशों में उसकी गिनती होती है, इतनी बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश की। अब वो कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टी, क्योंकि वो खुद एक राष्ट्रीय पार्टी में है। मैंने तो ब्रजभूषण शरण सिंह का उदाहरण दिया, कुलदीप सेंगर का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। हाँ जी, सैकड़ों ऐसे लोग हैं। राजा भैया के साथ भी आजकल बहुत अच्छी डिंगे हैं योगी जी की। तो ये बात नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए हर कोई आदमी, वो किसी भी दल से हो, जिसकी मानसिकता ठीक नहीं है, वो गुंडे बदमाशों को पोषित करता है। एक ना, जिस आदमी पर पहले से थाने में 100 केस हैं और वो विधायक बना है,
इसका क्या राज है, कैसे उसको अनुमति मिल गई? बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर कोई सरपंच बनेगा, हाँ, और या कोई पंच बनेगा गांव का, हाँ जी, उसके बारे में ये तय है, सरकार ने मानदंड तय किए हैं कि उसकी पढ़ाई इतनी होनी जरूरी है, एजुकेशन। अच्छा। अब एमपी बन जाए या एमएलए बन जाए, कितना ही बड़ा गुंडा बदमाश हो, कितना ही बड़ा मवाली हो, चोर उचक्का हो, हाँ जी, हाँ जी, उसके लिए कोई पैमाना नहीं है। जेल में बैठे लोग सांसद बनते हैं, जेल में बैठे लोग विधायक बनते हैं। एक सरपंच, वो भी निर्दोष होना चाहिए, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो क्योंकि उसको गांव चलाना, गांव की सरकार है वो। लेकिन जिसको हिंदुस्तान चलाना है, जिसको प्रदेश चलाना है, गांव की सरकार चलाने वाले के लिए तो आपने मानदंड तय कर दिए पढ़ाई के, आपके ऊपर कोई मुकदमा ना हो। हाँ जी। लेकिन जिनको देश चलाना है, उनके लिए कोई मानदंड तय नहीं है। गुंडे बदमाश आराम से संसद में बैठे हैं। और मुझे एक पवार जी की कविता याद आती है, मैं आपके चैनल पे बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को। हाँ हाँ हाँ। कि मैंने संसद में गद्दारों को सम्मानित होते देखा है, और भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है। हाँ जी। अब इस तरह के जो अपराधी किस्म के लोग हैं, उनके लिए तो एक सूत्री, एक लाइन का ये कानूनन ये बात होनी चाहिए कि वो किसी निकाय का, किसी एमपी का, किसी एमएलए का कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे वो। ये गलत है, ये परंपरा बंद होनी चाहिए इस देश में। ये लोकतंत्र की खूबसूरती को खत्म कर रही है। आजकल देखो ना भाई साहब, जेल से सरेआम धमकियां दे रहे हैं बदमाश घर बैठे। ये कैसे धमकियां आ रही हैं जेल से? क्या वहाँ कोई कंट्रोल नहीं है? ये देखिए, कंट्रोल करना होता है शासन के हाथ में और प्रशासन के हाथ में। हाँ जी। प्रशासन आजकल शासन का गुलाम हो गया, किसी भी प्रदेश में आप देख लीजिए। हाँ जी। आज वस्तु स्थिति ये है कि अगर आप किसी भी राजनीतिक दल जिसकी सत्ता है उसके खिलाफ अगर आप बोलोगे, तुरंत आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे। हाँ जी। क्योंकि अधिकतर इंडियन पेनल कोड जो आईपीसी है, हाँ, वो तो पुलिस के हाथ में होती है, वो तो सरकार के हाथ में होती है, स्टेट के हाथ में होती है। जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, उसका दुरुपयोग आजकल हो रहा है। हाँ जी। अगर आप किसी उच्च पदासीन नेता के खिलाफ आप बोलते हैं, तुरंत आपके खिलाफ सीबीआई एक्टिव हो जाएगी, आपके खिलाफ ईडी एक्टिव हो जाएगी। हाँ। ये परंपरा इस देश में नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र के मुंह पे तमाचा है, ये धब्बा है हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती पे। गलत गलत है और सही सही है। नीर अक्सीर का विवेक होना चाहिए, और विवेक जिसके पास हो विवेक का प्रयोग कर नहीं रहे। क्योंकि मेरी पार्टी, मेरा घर, मेरा व्यक्तित्व कैसे निखरे, हाँ जी। ये सोच दिमाग में घुसी हुई है। मेरा देश कैसे आगे बढ़े, ये सोच दिमाग में नहीं है नेताओं के। एक भाई साहब, एक और प्रश्न करेंगे आपसे छोटे भाई। आजकल एक लिव रिलेशनशिप का मामला चला हुआ है, काफ़ी घर उजड़ रहे हैं, बालक बर्बाद हो रहे हैं, ये क्या है? देखिए, कानून भी कहता है, और हमारे संविधान के साथ साथ हमारी जो अगर प्राचीन हम हमारे ग्रंथों को उठाकर देखें तो स्वयंवर विवाह की प्रथा थी। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी को ये नहीं कहता कि 2 बच्चे की माँ किसी को छोड़ के भाग जाए। हाँ, बस ये कह रहा हूँ। क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम है जो हमारा, उसमें सप्तपदी होती है। हिंदू विवाह अधिनियम है, अधिनियम बना है, ये कानून है। हाँ जी। और वो कानून की पैरामीटर है, पैमाना है। उसकी बच्चों के प्रति भी जिम्मेदारी है, उसकी पति के प्रति भी जिम्मेदारी है, पति की पत्नी के प्रति जवाबदेही है, पति की बच्चों के प्रति जवाबदेही है। ये इस प्रकार से जो ये बच्चों को छोड़ के चला जाना, ये मैं भी किसी भी दृष्टिकोण से मैं इसको सही नहीं मानता, ये बहुत गलत है। और मैं ये भी ज़रूर कहूँगा, देखिए समाज में ऐसे लोगों को कई बार ऑनर किलिंग हो जाती है, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। हाँ जी। लेकिन मैं देश की संसद से, जैसे आपने अतीक अहमद का प्रश्न किया, हाँ। कभी कोई और गुंडा बदमाश का कोई सांसद बन के चला जाता है। हाँ जी। कहीं को चोर लुटेरा सांसद बन जाता है। जब इस तरह के लोग होंगे संसद में, तो मुझे लगता है कि इस तरह के ज्वलंत मुद्दों पे उनका ध्यान नहीं जाएगा। देश की संसद में एक कानून बनना चाहिए कि इस प्रकार से, जैसे कोई 2-4 बच्चों को छोड़ के, यतीम छोड़ के, बाप शराबी है, माँ छोड़ के भाग गई, वो 2-2 साल के मासूम ठोकर खा रहे हैं, वो बहुत गलत है। मैं ये चाहता हूँ एक सख्त कानून बनना चाहिए, ऐसी माँ के खिलाफ भी, ऐसे बाप के खिलाफ भी। उनको अधिकार नहीं है कि जिनको पैदा करके आप उनके बचपन को छीन लोगे, उनके अरमानों को कुचल दोगे। पक्षी वाला सौदा हो गया।
पशु पक्षी तो अपने बच्चों की बेहतर परवरिश करते हैं, नहीं वो तो, लेकिन एक इंसान होते बच्चे पैदा करके वो चले जाते हैं, भाग जाते हैं, उन बच्चों को त्याग देते हैं। अनाथालयों में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको माँ बाप ने त्याग दिया है। तो ऐसे माँ बाप के खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए, उनको जेल में डाल देना चाहिए और उनसे सख्त काम करवाना चाहिए, क्योंकि मुफ्त में बैठ के जेल में भी रोटी तोड़ेंगे, वो भी देश का नुकसान करेंगे। आखिरी प्रश्न रहेगा भाई साहब, राज रामचंद्र जी का भी था, कृष्ण जी का भी था, हर व्यक्ति खुश था, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, राज राम का भी था, कृष्ण जी का भी था। मेरी नज़र में मेरा ऐसा मंतव्य है कि वो भगवान नहीं थे, वो इंसान थे। नहीं, इंसान थे वो, और उन्होंने बेहतर व्यवस्था की। तो जो कहानियों में आप और हम नहीं थे, एक व्यक्ति ने उनके लिए कहा, सीता जी के बारे में जो टिप्पणियां की और लोक लाज के भय से जो रामायण की कहानी बताती, किरदार बताते हैं कि मेरी प्रजा के एक व्यक्ति के मन में भी मेरे राज्य के प्रति, मेरे प्रति कोई ऐसी दुर्भावना ना हो, तो सीता माता का त्याग कर दिया उन्होंने। हालांकि मेरा मंतव्य है कि वो गलत किया, लेकिन राजा राम राज्य आज तक क्यों कहते हैं कि उस वहाँ पे चोरी नहीं थी, कोई व्यभिचार नहीं था। इस प्रकार अगर आप राम और कृष्ण को हम भाषणों में तो वोट लेने के लिए तो उनका प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन उनके चरित्र को, उनकी सोच को अगर वर्तमान राजनीति में शामिल कर दिया जाए तो मैं मानता हूं कि मेरे देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम राम और कृष्ण के चित्र की पूजा करते हैं, उनके चरित्र की पूजा नहीं करें। जिस दिन हमें उनके चित्र की बजाय, चित्र वाले ढोंग की पूजा की बजाय उनके चरित्र की पूजा करना आ गया, तो मुझे लगता है कि हमारा देश भी राम राज्य फिर से स्थापित हो जाएगा। महर्षि दयानंद ने भी कृष्ण जी के बारे में बहुत कुछ लिखा है और कहा है कि वो 100 के 100 सत्य थे। तो इसके बारे में थोड़ा और बताना हमारे दर्शकों को। देखिए, महर्षि दयानंद उस वक्त में पैदा हुए जब इतना बड़ा पाखंड था इस देश में कि हे गंगा माँ, कोई महिला वहाँ मन्नत मांगती कि मुझे 2 बेटे दोगी तो मैं एक आपको चढ़ा दूंगी, और लाखों महिलाएं अगर मन्नत मांगती तो संयोग है, ये कुदरत का नियम है कि उन लाखों में 2, 4, 10, 5 के जुड़िया बच्चे भी हो जाते, जोड़ा 2 बेटे भी हो गए, हो जाते 2। और ऐसा सुनते हैं कि एक बच्चे को वो चलती धार में प्रवाहित कर देना। 5 बाल विवाह की बीमारी थी। नारी शिक्षा की तो बात छोड़िए, बाल विवाह की जो आज हिंदुत्व के ठेकेदार बने फिरते हैं, वो कभी आपको इस बात पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म की अगर मेरे घर में कोई बुराई है तो मुझे बुराई के ऊपर भी प्रकाश डालना चाहिए। महर्षि दयानंद ने वेदों को दिखा कि वेदों में यह पाखंड नहीं है। वेद केवल ये कहता कि मनुर्भाव, तुम मनुष्य बनो। वेद ने कभी नहीं कहा कि तुम हिंदुस्तानी बनो, तुम पाकिस्तानी बनो, तुम ऑस्ट्रेलियन बनो, तुम अमेरिकन बनो। मनुर्भाव, वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा जो विश्व है एक परिवार की तरह रहे। अगर महर्षि दयानंद के वेद की शिक्षाओं को माना जाए तो मुझे लगता है कि आज रूस और यूक्रेन का युद्ध भी ना हो। मनुष्य मनुष्य से प्यार करे, वो अमन से चैन से रहेगा। और हो सकता है कि अभी तो मुझे नहीं लग रहा, हम तथाकथित विश्व गुरु बने फिरते हैं, लेकिन आशा की किरण कहीं न कहीं भारत से दिखाई देती है। मुझे ऐसी विश्वास है कि शायद भविष्य में ऐसा हो कि भारत विश्व को एक राह दिखाए, अमन की, चैन की, भाईचारे की, मोहब्बत की। यहाँ तक कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भी पंचशील के जो सिद्धांत अपनाए थे, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। उन्होंने हमारे राम को पढ़ा, कृष्ण जी को पढ़ा, महर्षि दयानंद को पढ़ा, संतों को पढ़ा, और मनुर्भाव का जो संदेश था उसको आत्मसात करते उन्होंने इस प्रकार के सिद्धांतों को अपना था कि पूरी दुनिया में कहीं लड़ाई झगड़े ना हो, सब अमन चैन से रहे। ये थे हमारे साथ रणबीर पहलवान जी एडवोकेट, जिन्होंने हमारे को राजनीति की बात बताई, हिंदुस्तान के संविधान की बात बताई, और अगली जल्दी ही डालेंगे दूसरी वीडियो। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।